हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से कांति। आज की अगर बात करें तो आज विशेषतः जिस एक पहलू पर हम चर्चा करने वाले हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। राज्य स्पेशल परीक्षाओं के लिए यह संकल्पना एक स्वस्थ संसाधन दे देती है, ताकि आप आने वाले दिनों में जितने भी आपके एग्जाम लगे हैं, खास करके राज्य के संदर्भ में, तो आप उसका एक समुचित उपाय देख पाए। विशेषतः आज के पहलू की जब बात करें, आज के संदर्भ की बात की, तो इसी बिंदु के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार रहे। सरस्वती महाभागे विद्या कवलोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करते जाएं। इसी बिंदु के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जहां पे सबसे पहले कल के प्रश्नों का दोहराव और फिर आज के प्रश्नों की चर्चा। सबसे पहले बात की जाए तो कल के प्रश्नों का दोहराव तो विशेष इस क्रांति बैच को तो आप भी जानते हैं, जहां पे यूपीजी के आपको स्पेशल पढ़ाया जा रहा है केवल केवल 199 रुपए में। चलिए बात करते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस एक जिले में यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है, तो आप भी जानते हैं आपके ललितपुर की जब बात की जाए तो ललितपुर में इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है, बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजस्व न्यायालय है, तो आप भी जानते हैं कुल 2333 ये राजस्व न्यायालय हो जाते हैं। प्रदेश के कितने ग्राम पंचायतों को दीनदयाल के नाम पे पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार वगैरह वितरित किया गया था, तो ये आप भी जानते हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश के कुल 29 ऐसे पंचायत होते हैं जो ये पुरस्कार दिया गया था। और दिल्ली चलो नारा ये कहां से संबंधित था, तो आप भी जानते हैं मेरठ में 1857 की क्रांति, जिसके अंतर्गत ये नारा दिया गया। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में जो आपका युद्ध हुआ था वो कहां पे हुआ था, तो यहाँ पे तो देखा जाए तो हरदोई का नाम ध्यान रखिएगा। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कन्नौज, तो कन्नौज की जब बात की जाए तो कन्नौज में भी आपका युद्ध हुआ था, वो जो आपका बिलग्राम का नाम दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग लोकेशन में इसके युद्ध आपको देख मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में बजट के अनुसार किसके स्थान पे पहला स्थान नहीं प्राप्त किया है, तो आज आप जानते हैं हमारा प्रदेश जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ये पहला स्थान नहीं प्राप्त है। बाकी अगर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, किसान सम्मान और मुफ्त गैस इन सब में पहला स्थान है। बजट 2022-23 में कितने करोड़ टेबलेट बांटने की बात की गई है, तो 2 करोड़ टेबलेट युवाओं को देने की बात की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जब बात की जाए तो इसके अंदर कितनी सब्सिडी दी जाती है, तो आप भी जानते हैं 1600 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ किसके सदस्य हैं, तो आप भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे विधानसभा के ये वर्तमान में क्या होते हैं, सदस्य हो जाते हैं। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो संपूर्णानंद के नाम पे आप भी जानते हैं जेल कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए लखनऊ में यह संस्थान आपका स्थित है। आज यूपी में राजस्व परिषद की जब बात की जाए तो लखनऊ वाले में कितने प्रकोष्ठ हैं, तो आप भी जानते हैं कुल प्रकोष्ठों की संख्या 14 हो जाती है। यूपी में कौन सा जिला मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में शामिल है, तो खासा आप भी जानते हैं प्रतापगढ़, लालबरेली, फतेहपुर, इन सब में इनका नाम जुड़ जाता है। सिंचित क्षेत्र की संख्या कहाँ पे सर्वाधिक है, तो आप भी जानते हैं आज का जो आपका पश्चिमी यूपी है वहां पे इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के किस एक शहर में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाने की बात रखी है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान यूपी में कहाँ स्थित है, तो आप भी जानते हैं ये जो संस्थान है वह बेसिकली आपके इज्जत नगर में पड़ता है। वैसे इज्जत नगर बरेली जिले में पड़ता है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो दवाओं के लिए आपके लखनऊ में यह संस्थान प्रमुख देख मिलता है। आज यूपी सरकार की जब बात की जाए तो पशुपालन विभाग की स्थापना की जा रही है, यह किस क्रम में, तो आप भी जानते हैं ये 1944 में आपका स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में मोतीलाल नेहरू के नाम पे एक बाल संग्रहालय स्थित है, कहां पे आपको देख मिलता है, तो हमने कई बार बताया है कि आपकी राजधानी लखनऊ में स्थित है। यूपी की जब बात की जाए तो कौन इसमें से मुख्यमंत्री नहीं रहा, खासा ध्यान रखिएगा। यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो नित्यानंद स्वामी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि ये आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। किसी का स्थान पे बावनी इमली देखने मिलती है, तो ये आपके फतेहपुर में, जहां पे एक साथ 52 लोगों को एक पेड़ पर, इमली के पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है, तो आप भी जानते हैं आज कंगना रनौत की जब बात की जाए तो इनका नाम इससे जुड़ जाता है। उत्तर प्रदेश के किस एक स्थान पे भारतीय अंतरदेशीय जल मार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय है, तो आप भी जानते हैं यह जो आपका स्थित है वो आपके नोएडा में प्रमुख रूप से। उत्तर प्रदेश की कन्नौज और प्रयागराज के बीच में 2 धार्मिक सम्मेलन कराया गया था, किसके द्वारा, हर्षवर्धन की जब बात की जाए तो हर्षवर्धन के द्वारा। यूपी के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब चालू किया गया, तो बेसिक आप भी जानते हैं यह हमारे यहाँ पे जो चालू किया गया था वह बेसिकली कब चालू किया गया, तो 2006 की जब बात की जाती है तो इस टाइम पे इसको चालू किया गया था। आज उत्तर प्रदेश सरकार की जब बात की जाए तो सारथी योजना, बेसिक हमने बताया था सारथी की योजना की जब बात की जाए तो ये किससे संबंधित होती है, सारथी की संकल्पना होती है हमारे यहाँ पे किससे, तो सारथी का मतलब होता है, जब आप जानते हैं किसके बारे में, वो
क्या बोलते हैं, ड्राइविंग वगैरह करने से संबंधित जो हमारे यहाँ पे लाइसेंस देने की बात की जाती है। तो लाइसेंस देने वाली संकल्पना हमारे यहाँ पे इसकी बात की, सारथी संध्या, संभव हमें लगता है कुछ क्लास का क्वेश्चन इसमें डिस्टर्बेंस है, कोई ना, इसको हम कल देख लेते हैं इसका क्या मसला है। ठीक है, सारथी वाहिनी योजना, सारथी संध्या, पता नहीं क्या है। ठीक है, फिलहाल आज की संकल्पना की शुरुआत करते हैं इसी बिंदु के साथ, किसके साथ, कि क्रांति बैच। अब क्रांति बैच के बारे में अगर देखा जाए तो क्रांति बैच के बारे में आप सबसे पहला बिंदु यही जानते हैं कि इस क्रांति बैच की जब बात की जाए तो इस क्रांति बैच के संदर्भ में आपके सामने दो एग्जाम लगे हैं। पहला तो वीडियो का एग्जाम लगा है, दूसरा आपके आरओ एआरओ का एग्जाम लगा है। इन दोनों एग्जामों की जब बात की जाए तो यहाँ पे अतिरिक्त रूप में आपको 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और केवल 1199 रुपए में ये बैच आपके सामने उपलब्ध है। हालांकि ध्यान रखिएगा, इसी क्रांति बैच का ही एक पर्याय, एक छोटा सा स्वरूप आपके यूपीजी के स्पेशल के रूप में है। अगर आप यूपीजी के स्पेशल अलग से तैयार करना चाहते हैं तो उस दशा में कौन सा, यही आप क्रांति बैच यहाँ पर भी देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत कुल 499 रुपए की प्राइस का ये बैच, लेकिन अभी आपको 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कुल मिला के 199 रुपए में क्या आपके सामने उपलब्ध है। जहां पे बात की जाए तो आपकी जैसे लाइव क्लासेज होती हैं, लाइव क्लासेज के अलावा रिवीजन नोट दिया जाएगा, साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस सेशन वगैरह भी कराए जाएंगे। आने वाले समय में कोई डाउट आपके मन मस्तिष्क में ना हो तो इसके लिए डाउट सेशन और साथ ही साथ आपका टेस्ट वगैरह भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। तो इन सारी चीजों को, इन सारे क्रम को आप प्राप्त कर सकते हैं एक ही बिंदु पे, और वो होगा एग्जामपुर एप्लीकेशन। यहाँ पे जाकर के आप इस कोर्स को कैरी कर सकते हैं, जो कि अभी आपके सामने अवेलेबल है। संभव है आने वाले मंडे की जब बात की जाए, मतलब पहली तारीख नहीं, आने वाला जो मंडे है, हमें लगता है शायद 8 या 9 तारीख है। ठीक है, 8 या 9 तारीख है, तो उस आने वाले मंडे से इसकी क्लासेज वगैरह भी क्या कर दी जाएंगी, आपकी चालू कर दी जाएंगी। ठीक है, तो वहां से इन चीजों को आप देख सकेंगे। खास करके आने वाले समय में थोड़ा सा अतिरिक्त समय इस कारण दिया जा रहा है क्योंकि कुछ एप्लीकेशन का इशू, और दूसरी बात यह है कि एप्लीकेशन के अलावा बहुत सारी संकल्पनाएं ऐसी हैं, क्योंकि भाई बात तो होती है कि हमने कोर्स तो लॉन्च कर दिया, लेकिन अब हमारे यहाँ पे स्टूडियो नहीं फ्री है, तो कैसे क्लासेज चलेंगी। तो इसी कारण से इसकी जो क्लासेज आपकी चलाई जाएंगी वह आने वाले मंडे से चलाई जाएंगी, अभी ना चलेगा, ध्यान रखिएगा। अभी जैसा कि हम चाह रहे थे कि पहली तारीख से इसकी क्लास चालू हो जाए, लेकिन अब किसी कारण से वही है, चूंकि नहीं है उपलब्धता स्टूडियो वगैरह की, तो इसकी अतिरिक्त क्लासेज जो आपकी चलेंगी वो नेक्स्ट मंडे से देख मिलेंगी। और नेक्स्ट मंडे की संकल्पना में आप समझ सकते हैं खास करके कब, तो सीधी सी बात 8 या 9 तारीख जो भी आपका मंडे होगा उससे आपकी ये क्लास बिल्कुल चालू हो जाएगी, क्योंकि हमारी वर्दी वाली जो संकल्पना है वो वहां समाप्त हो जा रही है, तो हमारे पास स्टूडियो का कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस संकल्पना को हम वहां पे देखेंगे। तो एक हफ्ते का इंतजार जरूर है, लेकिन उसके बाद हम इसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे चालू करेंगे। कोई आपकी देर नहीं, कोई आपकी ऐसी संकल्पना नहीं जिसमें आपको कोई परेशानी हो। ठीक है, तो चलिएगा, आज की संकल्पना में अर्पित पटेल, साथ ही साथ शिवी के अलावा अगर देखा जाए तो आपके क्यूट पुलिसिया वर्षा सिंह, शुभम चौधरी, खुशी और नेहा यादव, आकाश चोपड़ा, और यहीं पर देखा जाए तो वर्षा के अलावा शुभम है, काव्या राव है, और नाम की जब बात की जाए तो सूरज कुमार, खुशबू चौधरी, और बहुत सारे लोग जो आपके इस क्रम में आपके जुड़ते हैं। खासा रोज की तरीके से आप लोग जुड़ चुके हैं। अब एक काम करिए दिव्या ठाकुर जी कि आप अगर जो इस क्लास में जुड़ चुकी हैं तो इस क्लास को लाइक करते हुए अन्य दोस्तों मित्रों के पास साझा भी कर दे, ताकि वह लोग भी इस क्लास में अपने आप को जोड़ लें। तो दीप्ति वर्मा जी, चलिए रंजीता जी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इसी मोटिवेशन कोड के साथ। कहती, हालात पर आपकी पकड़ मजबूत होगी तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या है कि यदि हालात पर, किस पर, यदि हालात पर आपकी पकड़ होगी, यदि हालात पर आपकी पकड़ होगी तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह जो पड़ोसी है, जो रिश्तेदार है, जो हित दोस्त है, जो आपको बारंबार कहता है, आपके ऊपर जहर उगलता है ताने के रूप में कि आपका कुछ नहीं होगा, आप तो बिल्कुल बेकार हैं, तो उस पड़ोसी, उस व्यक्ति को हम तभी रिस्पॉन्ड कर पाएंगे जब हम समय के अनुरूप अपनी तैयारी को इस स्तर पे मजबूत बनाएंगे और एक दिन सफल होके जाएंगे, तो हालात पे हमारी क्या होगी, दबिश होगी, हमारा पूरा कब्जा होगा, और उसी दिन उसके शब्दों की जो व्याख्या होगी वह परिवर्तित हो जाएगी। क्रम की जब बात की जाती है तो सबसे पहली संकल्पना, सबसे पहला प्रश्न आता है कि योगी आदित्यनाथ की जब बात की जाए तो आज ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्वरूप में किस नंबर के मुख्यमंत्री होते हैं। योगी आदित्यनाथ
बेसिक आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुख्यमंत्री का नाम, और मुख्यमंत्री के नाम की जब बात की जाए तो मुख्यमंत्री के नाम के रूप में योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ की जब बात की जाए तो इनका संबंध हमारे यूपी में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। किस नंबर से इसका संबंध होता है? सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने सुना भी होगा योगी आदित्यनाथ के बारे में। आप भी जानते हैं इनका नाम है अजय सिंह बिष्ट करके। हालांकि अजय सिंह की बात की जाए तो अजय सिंह बिष्ट इनका पूरा नाम है, और आप भी जानते हैं ये हमारी यूपी के नहीं है बल्कि उत्तराखंड के होते हैं। उत्तराखंड में आपने सुना होगा एक लोकेशन है पचहर नाम से। पचहर की जब बात की जाए तो पचहर नाम का जो लोकेशन होता है वो आपके पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। कहाँ? पौड़ी गढ़वाल की जब बात की जाए तो पौड़ी गढ़वाल में एक लोकेशन है पचहर नाम का, वहां पे इनका जन्म हुआ है। आज के क्रम की जब बात की जाए तो आज के क्रम में कह सकते हो कि ये लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो पहली बार जब बने थे तो आप भी जानते हैं ये 32वें नंबर के थे, लेकिन जब सेकंड टाइम बने तो ये क्या हो गए, ये 33वें नंबर के हो गए, क्योंकि मुख्यमंत्री के क्रम बदलते चले जाते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो ये 33वें नंबर के मुख्यमंत्री होते हैं। शपथ कब लिया था तो आप भी जानते हैं 25 मार्च 2022 को इन्होंने शपथ लिया था। 25 मार्च 2022 को इकाना स्टेडियम की जब बात की जाए तो वहां पे इन्होंने शपथ लिया था। बेसिक अगर जो आज इनकी बात की जाए तो ये व्यक्ति के रूप में क्या है, व्यक्ति के रूप में हमारे यहाँ पे 21वें नंबर के हैं, क्योंकि हमने कई बार बताया है कि कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 बार 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। 4 बार कौन बना है तो 4 बार तो हमारे प्रदेश के एकमात्र ही हैं जिनको हम माया जी के रूप में जानते हैं, खास करके बहन कुमारी मायावती। बहन कुमारी मायावती की जब बात की जाए तो प्रदेश की पहली ऐसी मुख्यमंत्री जो 4 बार मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। खासा ध्यान रखिएगा, आज यूपी की जब बात की जा रही है तो यूपी में 25 मार्च 2022 को इन्होंने शपथ लिया। आज के क्रम के रूप में 21वें नंबर की ये मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन नंबर के आधार पर ये 33वें नंबर के हैं। 32 के भी हैं और 33वें नंबर के भी आपके हो जाते हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के अलावा अगर देखा जाए तो बात आती है कि आगे हमारे प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो आप भी जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत, ये हमारे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होते हैं। और यहीं पर अगर बात की जाए तो महिला कौन सी थी, तो महिला के बारे में आपने सुचेता कृपलानी का नाम सुना होगा। किसका? सुचेता कृपलानी की जब बात की जाए तो सुचेता कृपलानी का नाम प्रमुख रूप से आपको दिख मिलता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारा जो संविधान है उस संविधान में मुख्यमंत्री के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, केवल एक नाम दिया गया है, बहुमत दल के नेता को राज्यपाल के द्वारा राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। ये और नहीं बताया गया कि कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से मुख्यमंत्री बनेगा। क्लियर? चलिए आगे की बात कर जा रही है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद को कितने श्रेणी में आज रखा जाता है। क्या करा है आज यूपी के मंत्रिपरिषद की जब बात की जाए तो मंत्रिपरिषद को कितने श्रेणी में रखा जाता है, मतलब इसके अलग अलग जो आकार होते हैं, जो इनकी संकल्पना होती है, वह किस क्रम में आपको देखने मिलती है। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका नाम किससे संबंधित हो जाएगा। क्लियर? आधारित करते हुए अगर जो यहाँ पे बात की जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा आज यूपी की जब हम बात करते हैं। यूपी में सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा मंत्री, और मंत्री की संकल्पना की जब बात की जाए तो आपको हमने कई बार बताया है कि हमारे यहाँ पे संविधान का संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, जो कि आपके सन 2002 में देख मिलता है। और इसके माध्यम से ये संकल्पना निश्चित कर दी गई कि राज्यों के अंतर्गत जो भी मंत्री आके बनाए जाएंगे वह कुल विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% होंगे, और 15% के अंतर्गत इनकी जो संकल्पना होती है वो 3 कैटेगरी में होती है। एक होता है कैबिनेट मंत्री। क्या होता है? एक होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री की जब बात की जाए तो ये विशेष मंत्री होता है, जैसे वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री, इसके अलावा गृह मंत्री, इस टाइप के जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं। इसके बाद एक दूसरी आती है जिसको हम कहते हैं राज्य मंत्री। तो जब बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं तो उनमें कार्य की जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है, तो एक मुख्य व्यक्ति होता है, लेकिन उसके साथ उसके हेल्प करने के लिए एक आध मंत्री और भी बना दिए जाते हैं, तो उनको राज्य मंत्री कहा जाता है। लेकिन एक क्या होता है, हमारे यहाँ पे छोटा सा मंत्रालय होता है और उसको हम कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार करके। क्या बोलते हैं? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार करके बोला जाता है। स्वतंत्र प्रभार मतलब क्या? जैसे छोटे छोटे मंत्रालय,
जिसकी उतनी उत्पादकता नहीं है, ना तो उनकी उतनी उपयोगिता है, तो उसके लिए इसको गठित कर दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ पे अगर जो बोला जाए तो हमने बोला कि मत्स्य विभाग हमारे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे जो मछली विभाग के मंत्री होंगे उनकी संकल्पना, क्योंकि मछली विभाग से संबंधित ज्यादा लोग तो होंगे नहीं, तो इस कारण से अगर देखा जाए तो यहाँ पे राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ऐसे छोटे मोटे विभाग जो कि नगण्य होते हैं उनके लिए आपके घोषित किए जाते हैं। तो इस तरीके से 3 नाम आपको देखने को मिल जाता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो ये 3 कैटेगरी के मंत्री आपके उत्तर प्रदेश में है। हालांकि ध्यान रखिएगा, वर्तमान में आपने सुना भी होगा कि 52 मंत्री आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किए गए थे, और जिनमें से 5 की जब बात की जाए तो 5 आपकी महिला क्या हुई थी, मंत्रिमंडल का हिस्सा बनी थी। कितनी? 5 महिलाओं की जब बात की जाए तो 5 महिला यहाँ पे इसका नाम भी देख मिल जाता है। क्लियर? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नवीनतम पंचायत की जब बात की जाए तो पंचायत आम चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए थे? पंचायत के आम चुनाव, पंचायत की जब बात की जाए तो पंचायत में भी आपके चुनाव कराए जाते हैं। सबसे पहली संकल्पना तो यही आती है किस आधार पे होते हैं, तो आप भी जानते हैं जो हमारे जनरल इलेक्शन पंचायत के होते हैं, आज अगर जो इनकी बात की जाए तो इसके लिए क्या होता है, राज्य का जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग की जब बात की जाए तो इसके माध्यम से इसका चुनाव किया जाता है। बेसिक आप भी जानते हैं अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। यह क्या होता है, तो आप भी जानते हैं आज वर्तमान में संजय मिश्रा की जब बात की जाए तो संजय मिश्रा क्या होते हैं, सॉरी मनोज कुमार की जब बात की जाए तो मनोज कुमार क्या है, मनोज कुमार वर्तमान में हमारे पंचायत प्रमुख हो जाते हैं। खासा इनके कार्यकाल की जब बात की जाए तो पहले 6 साल का कार्यकाल हुआ करता था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 8 साल का कार्यकाल कर दिया गया है। ठीक है, किसके? मनोज कुमार के। बेसिक अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे क्या होता है, इस चुनाव की संकल्पना की जब बात की जाए तो इसमें जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की जब बात की जाए तो त्रिस्तरीय हमारे यहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप होता है, आज अगर जो उसकी बात की जाए तो जिसमें आपने ग्राम पंचायत सुना है, ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में सुना है, ग्राम पंचायत के अलावा प्रखंड पंचायत के बारे में सुना है, प्रखंड पंचायत के अलावा अगर यहीं पर देखा जाए तो फिर आपने जिला पंचायत सुना है। ये हमने अब इसको संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया है, दुरुस्त कर दिया है। एक विशेष व्यक्ति थे जिनका नाम था बलवंत राय मेहता। क्या नाम था? बलवंत राय मेहता की जब बात की जाए तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसको क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया है। आप भी जानते हैं 73वां संविधान संशोधन जो कि आपके सन 1992-93 में आया था। बेसिक अगर देखा जाए तो ये 24 अप्रैल को आया था, तो इसी कारण से 24 अप्रैल को अपने यहाँ पे हम लोग क्या मनाते हैं, दिवस मनाते हैं। किसके? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पंचायती राज दिवस की जब बात की जाए तो ये इस टाइम पे मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि हमारे यहाँ पे ये जो पंचायत से संबंधित चुनाव वगैरह हुए थे वो कितने चरणों में हुए थे, तो खासा ध्यान रखिएगा ये कुल मिला के 7 चरणों में आपके हुए थे। हालांकि ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे ये पंचायत चुनाव है, लेकिन इसी के क्रम में अगर जो हम विधायकों की बात की जाए, खास करके जिसको हम आम चुनाव के रूप में भी जानते हैं, आम चुनाव मतलब जैसे लोकसभा राज्यसभा का चुनाव, और साथ ही साथ जो आपके कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो विधानसभा के भी चुनाव होते हैं तो वो उसी में आते हैं। तो इनके भी 7 चरण आपको देखने को मिले थे। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो पंचायतों की 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संभालता है, लेकिन आम चुनाव की जब बात की जाए तो केंद्र का जो आपका चुनाव आयोग है, ठीक है, केंद्र के अंतर्गत जो आपका चुनाव आयोग है, अगर इसकी बात की जाए तो इसके माध्यम से इसको सूचित किया जाता है। बेसिक आप भी जानते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी, तो हमारे यहाँ पे 25 जनवरी, कब? 25 जनवरी सन 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसी कारण से 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, अपने यहाँ पे मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? ओ माय गॉड, दैट्स बहुत रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो इसके बारे में हमने चर्चा भी कर दिया, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे बात की जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा? शिव प्रकाश पांडे जी। आप तो बिल्कुल धुरंधर हैं, एकदम तीर मारने वाले व्यक्तियों में आपका नाम शुमार होता है, क्योंकि आपने इसका जवाब पूर्व में ही दे दिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्लियर? किसकी बात की जा रही है? हमारे उत्तर प्रदेश को आधारित करते हुए कि आज यूपी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो इसका तो सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल आपका सही जवाब होगा किसके रूप में? ओ माय गॉड, दैट्स एको नाम बिल्कुल क्लियर नहीं। क्यों? क्योंकि सुषमा गुप्ता, इनका तो कोई मतलब नहीं है। गणेश शंकर पांडे, क्या मजाक लगा रखा है। अजय कुमार शुक्ला की जब बात की जाए, भाई नाम ही नहीं सुना है। रमेश यादव, यादव में यादव, रमेश यादव, बिल्कुल नहीं, इनकी भी कोई संकल्पना नहीं होती है। तो हम अगर जो बात करेंगे तो कौन है
कौन है वो जो राज्य में चुनाव के बारे में थोड़ी बहुत क्या करता है, ख्यालात रखता है। तो उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त की जब बात की जाए तो अभी हमने चर्चा किया कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इसको भी गठित किया गया। कब? हमारे यहाँ पे 1994 में। और 1994 में जब इसको संवैधानिक करार देते हुए गठित किया गया तो आप भी जानते हैं हमारे यूपी में कौन बने हैं। अभी मनोज भैया की जब बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, मनोज कुमार की जब बात की जाए, ठीक है, तो मनोज कुमार, ध्यान रखिएगा, ही हाँ से दल रिंकिया के पापा। तो मनोज कुमार की जब बात की जाए तो वो मनोज कुमार अलग हैं, ये मनोज कुमार अलग हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो अब हमारे यहाँ पे इनका कार्यकाल भी ध्यान रखिएगा 8 साल का कार्यकाल है, क्योंकि पूर्व में क्या था, पूर्व में 6 साल का कार्यकाल था, लेकिन सरकार ने 2 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया है, तो इस कारण से अब ये कार्यकाल 8 साल का हो गया है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आज आंवला उत्पादन को कृषि उपज से हटा करके किस एक उत्पाद में शामिल करने की घोषणा करी गई है, ठीक है। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में इनका संबंध देखने को मिल जाता है। आज यूपी के संदर्भ में वनों की कैटेगरी में, फलों की कैटेगरी में, या फिर आपके उद्योग में, या फिर आपके झाड़ी में आधारित करते हुए इनका संबंध आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी के संदर्भ में इनका नाम जुड़ जाता है, किसको लेकर के, आज यूपी को आधारित करते हुए। यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में किसका नाम जुड़ जाता है, आंवला उत्पादन। बेसिक आप भी जानते हैं, पहले हमारे यहाँ पे आंवला उत्पाद जो था उसे हम किसके रूप में जानते थे, हम उसको कृषि उत्पाद भी जानते थे। लेकिन अभी सरकार ने जब एक जिला एक उत्पाद योजना को लागू किया, और इसके अंदर आप भी जानते हैं प्रतापगढ़ जिला तो आप भी जानते हैं फेमस ही है, क्योंकि प्रतापगढ़ को एक जिला एक उत्पाद कैटेगरी में आंवला नगरी का नाम भी दिया जाता है। अब सरकार की अगर बात की जाए तो अभी आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे कई प्रकार के विशेष मिशन भी लाए जा रहे हैं, जैसे एक बागवानी मिशन वगैरह लाई गई है, जिसके अंदर फलदार पौधे लगाए जाने की बात चली है। अगर उसी संकल्पना की बात की जाए तो उसी संकल्पना में अब सरकार ने ये बोला कि आंवला उत्पादन पहले कृषि उत्पाद में था, लेकिन लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे। ऑलरेडी अगर जो इसकी वन की बात की जाए तो वन से तो इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस संकल्पना को अभी हमने क्या किया है, हमारे यहाँ पर खास करके इसको हमारे उद्योग की जो कैटेगरी होती है उसमें डाल दिया। उद्योग में डालने से क्या होगा, सीधी सी बात, अगर इसको उद्योग में डाल देंगे तो इस कंडीशन से क्या होगा, हमारे यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वह इसमें इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट लेंगे इसका मतलब क्या, अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित करेंगे इसके प्रोत्साहन के लिए, और साथ ही साथ इसके उत्पादन और डिमांड की भी क्या होगी, एक जनरेशन नई जन्म लेगी। साथ ही साथ उद्योग बढ़ने के साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो आंवले के उत्पादन और डिमांड में जब बढ़ोतरी होगी तो सीधी सी बात है, जो लोग उद्योग करने वाले होंगे, जो ऐसा काम करना चाहते हैं, उनको सरकार के माध्यम से फंड वगैरह भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। किसकी हम बात करें, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। क्लियर। उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप जो होता है वह किस एक वर्ष में अस्तित्व में आया था, ठीक है। आज यूपी की जब बात की जाए तो इसका नाम किससे संबंधित देखने को मिल जाता है, ठीक है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का नाम किससे संबंधित हो जाता है। हमारी यूपी की जब बात की जाए किसको आधारित करते हुए, तो हमारी यूपी के संदर्भ में ये भौगोलिक स्वरूप, वर्तमान भौगोलिक स्वरूप की जब बात की जाए तो ये किस स्वरूप में देख सकता है, 15 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 या 11 नवंबर 2000, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने कई बार बताया कि उत्तर प्रदेश का जो जन्म हुआ है, वैसे यूपी के जन्म की जब बात की जाए तो 1833 में इसका जन्म देख मिलता है। क्यों? क्योंकि 1833 में जब हमारे बंगाल प्रांत से क्या किया गया था, हमारे आगरा प्रांत को अलग कर दिया गया, तो यहीं से आपने सुना होगा 1836 में क्या होता है, एक उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से नया प्रांत गठित किया जाता है। और इसके बाद इसमें अलग अलग तरीके से बदलाव आते हैं, जैसे 36 के बाद आपका कह सकते हो कि 1977 का समय, जहां पे हमने देखा कि इसमें आगरा और अवध के लोकेशन को जोड़ा गया। फिर अगर देखा जाए तो फिर आपका 1902 का नाम आता है, जहां पे आगरा अवध का इसको संयुक्त प्रांत नाम दिया गया। इसके बाद फिर संकल्पना आती है आपके 1935-36 की, जहां पे हमने इसको पूरी तरीके से बदल करके क्या कर दिया, संयुक्त प्रांत कर दिया। लेकिन संयुक्त प्रांत बनने के साथ ही साथ अगर देखा जाए
तो फिर बात आती है 1947, तो उस टाइम पे भी हमारा देश आजाद जब हुआ तो उस टाइम पे भी इसका नाम संयुक्त प्रांत था। लेकिन आगे चल करके आप भी जानते हैं हमारे यूपी का नाम परिवर्तित किया गया 24 जनवरी, और 24 जनवरी की जब बात की जाए तो 24 जनवरी सन 1950 को इसका नाम परिवर्तित करते हुए आज यूपी रख दिया गया। तभी तो हम क्या मनाते हैं, इसको यूपी दिवस के रूप में मनाते हैं। खासा ध्यान रखिएगा। अब यूपी दिवस की संकल्पना तो आपकी कब बनाई गई, 1950 में। लेकिन आप भी जानते हैं उस यूपी में उत्तराखंड भी था। उत्तराखंड को कब अलग किया गया, तो आप भी जानते हैं 9 नवंबर सन 2000 को। तो इस तरीके से 13 उत्तरी जिलों को काट करके, कितने, 13 उत्तरी जिलों को काट करके यहाँ पे हमारे यहाँ पे खास करके क्या कर दिया गया, एक नया राज्य बना दिया गया। और इस नए राज्य की संकल्पना के बाद ही हमारा जो बचा हुचा मैप था वह आज आपको दिख मिलता है। तो आधारित करते हुए कह सकते हो कि हमारे यूपी का जो वास्तविक स्वरूप आपके सामने आया वह कब आया, तो वह आया 9 नवंबर सन 2000 को। क्लियर। आधारित करते हुए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का जो सबसे दक्षिण का जिला होता है उसका नाम किससे संबंधित होता है। यूपी के रूप में अगर देखा जाए तो इसका नाम किससे संबंधित हो जाता है। सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो इसका नाम जुड़ जाता है। ठीक है, आज यूपी के संदर्भ में यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का नाम किससे जुड़ता है। और यूपी के बारे में अगर देखा जाए तो इसका नाम किससे जुड़ जाता है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, जिलों के संदर्भ में आपने दिशा के बारे में सुना होगा। दिशा आप भी जानते हैं, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और फिर आपके दक्षिण दिशा। बेसिक अगर जो पूरब की बात की जाए तो पूरब में हमारे यूपी का बलिया हो जाता है। पश्चिम की जब बात की जाए तो पश्चिम में आपका शामली हो जाता है। फिर आपकी बात आती है उत्तर में, तो उत्तर में आपने सहारनपुर के बारे में सुना होगा। और सहारनपुर के बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो दक्षिण में आपका सोनभद्र हो जाता है। तो इस तरीके से जिले में जिला और दक्षिण जिला। तो दक्षिण में कौन सा जिला, तो दक्षिण की जब बात की जाए तो दक्षिण में आपका ये सोनभद्र आपको देखने को मिल जाता है। आज सोनभद्र की जब बात की जाए तो इसे क्या बोलते हैं, यूपी के संदर्भ में स्विट्जरलैंड भी नाम दे दिया जाता है। क्या, स्विट्जरलैंड की जब बात की जाए तो इसको स्विट्जरलैंड का भी नाम दिया जाता है। खासा ध्यान रखिएगा, आज यूपी के संदर्भ में ही जब हम यहाँ पे बात करते हैं सोनभद्र के बारे में, तो सोनभद्र को आपने एक और नाम दिया होगा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। वन की जब बात की जाए, बना वर्ण की जब बात की जाए तो बना वर्ण यहीं पर आपको सर्वाधिक मात्रा देखने को मिल जाता है। हालांकि वनों के अलावा अगर हम यहीं पे बात करें तो हमारे प्रदेश की जो सबसे ज्यादा जनजातियां होती हैं वह भी आपकी क्या होती हैं, यहीं पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आधारित करते हुए नेक्स्ट करा कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। क्या है, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की जब बात की जाए तो उनका नाम देखने को मिल जाता है। नाम की जब बात की जाए तो ये किससे संबंधित हो जाता है। नाम की बात खासा 5, 6, 7 या फिर 8। क्लियर। नाम की जब बात की जाए तो नाम के रूप में इसका सही जवाब क्या होगा, साक्षी सूर्यवंशी, पिंकी सागर। और अगर आप इस क्लास में जुड़े हैं तो इस क्लास को लाइक और शेयर भी कर दे ताकि विराट गुप्ता जैसे जो लोग हैं, जो नाम तो लिखते हैं विराट लेकिन मुंह जब बनाना होता है तो एकदम ई वाला इमोजी डाल के मुंह बना। ठीक है, अरे अपने नाम के अनुसार अपना व्यक्तित्व भी रखिए विराट जी। ऐसी छोटी छोटी बाधाएं आपके सामने हमेशा आती हैं, तो निराश कभी नहीं होना चाहिए। आप हमेशा उस बलवती प्रतिभा के धनी हैं जो आपके मम्मी पापा ने आप में संचारित किया। उस विशेष संकल्पना को लेकर के आगे बढ़ते हैं। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं आज यूपी के संदर्भ में इसका नाम किससे जुड़ जाता है, तो यूपी में जो नेपाल की सीमा होती है कितने हो जाती है, तो आप भी जानते हैं यूपी में नेपाल की सीमा 7 जिलों के साथ साझा होती है। हमने कई बार बताया है 7 जिलों की जब बात की जाए तो ये सबसे पहली बात अंतरराष्ट्रीय सीमा लग जाती है। किसके रूप में, अंतरराष्ट्रीय सीमा की जब बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो हमने कई बार बताया है एक व्यक्ति थे महाराजा सिद्धार्थ के नाम से। तो महाराजा सिद्धार्थ ने क्या किया, महाराजा सिद्धार्थ ने बलराम, एक उनके भाई थे बलराम, तो बलराम को क्या किया, वो उनके पास पैसा नहीं था तो उन्होंने सस्ती
इलायची वाली खीर पिला दी। क्या किया? सस्ती इलायची वाली इन्हें खीर पिला दी। ठीक है, क्या किया? खीर पिला दिया। तो इस कंडीशन में अगर इस जिलों को देखना चाहें तो आप समझ सकते हैं, पहला जिला होता है महाराजगंज। ठीक है, पहला जिला महाराजगंज के रूप में, दूसरा जिला होता है सिद्धार्थ नगर के रूप में, ओ हमार आपन जिला। ठीक है, बात की जाए सिद्धार्थ नगर जिला, फिर बात आती है तीसरा जिला बलरामपुर। ठीक है, तो बलरामपुर के रूप में, फिर बात आती है सस्ती, ओ अच्छा श्रावस्ती जिला, तो श्रावस्ती जिला यहाँ पे, फिर बात आती है इलायच, इसका मतलब कोई जिला होगा, कौन सा? बहराइच की जब बात की जाए तो ये जिला। फिर बात आती है खीर, का होता है वो? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी की जब बात की जाए तो ये आपका पांचवा, छठा, सातवां जिला, और फिर पिलाई के संदर्भ में आपका पीलीभीत जिला। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कुल मिला के 7 जिले जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नाम के रूप में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और फिर आपका पीलीभीत हो जाता है। अब एक नाम और ध्यान रखिएगा, इस नाम की जब बात की जाती है तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर की साझा होती है? तो 5 दहाई 7 काई 9 काई, इसका मतलब यहाँ पे 579 किलोमीटर इसका नाम आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज वर्षा ऋतु लगभग कितने दिनों तक रहती है? चलो वर्षा का नाम यहीं पर हमने ले ही लिया। क्या कह रही है? पश्चिमी यूपी की जब बात की जाए तो आज वर्षा ऋतु जो होती है वह प्रमुख रूप से आपको देख मिलता है। सत्यम मिश्रा नाम लेने से नौकरी मिल रही है क्या? पगला रहे हो एकदम, मतलब हद है कुछ भी। अरे 2-4 नाम ले लिया जाता है, अब एक के दिन में सबका नाम थोड़ी ना बैठ के लेंगे, तो पढ़ाएंगे काफिर। ठीक है, ये कोई तर्क वाली बात नहीं होती। आप लोग पढ़ते रहिए, आपका नाम ना लिया जाए तो फिर मतलब एकदम बच्चों जैसी हरकत करते हो आप लोग। भाई नाम का क्या मतलब होता है? चलिए यहाँ पे हम किसकी बात करें? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में खास करके वर्षा ऋतु का नाम। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, आज यूपी के संदर्भ में आप भी जानते हैं हमारी यूपी में क्या होता है, कुछ इस तरीके से जो आपके यूपी का स्वरूप है, यहाँ पे जो बरसात का एक क्रम होता है वह किस तरीके से होता है। तो सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पे होती है गोरखपुर में, गोरखपुर में, गोरखपुर में आप भी जानते हैं कितना, 184.7 सेंटीमीटर यहाँ पे बरसात होती है। बाकी बात होती है सबसे कम कहाँ पे होती है, तो ये वाला लोकेशन मथुरा में, मथुरा में 54.4 सेंटीमीटर आपकी बरसात होती है। अब बात की जा रही है कि गोरखपुर में जब सबसे ज्यादा हो रही है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका सबसे कम मथुरा में हो रही है। तो इस क्रम में ध्यान रखिएगा, आज यूपी के क्रम में क्या हो जाता है, यह नाम प्रमुखता से आपको देख मिलता है। और इस नाम की संकल्पना की जब बात की जाए तो एक सीधी सी बात आई कि ये जो बरसात की हवाएं थी ये यहाँ से आई और यहाँ चली, फिर इनकी जब बात की जाए तो ये वापस भी जाती है। इसका मतलब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का जो लोकेशन है, इस लोकेशन में क्या होता है, लंबे समय तक बरसात होती है। तो इस क्रम की जब बात की जाए तो ये क्या होता है, 56 दिवस हो जाता है। मतलब हमारे पूर्वी यूपी की जब बात की जाए तो वहां पे 56 दिवस होता है, लेकिन यहाँ की जब बात की जाए पश्चिमी यूपी में, तो पश्चिमी यूपी में आप भी जानते हैं एक समय के लिए थोड़ी सी बरसात आती है और फिर वो भी चली जाती है। तो इस क्रम में कह सकते हो कि केवल केवल क्या होता है, 32 दिन की बरसात यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। क्या होता है, 32 दिन की जब बात की जाए तो 32 दिन की यहाँ पे बरसात देख मिलती है। तो इसने बोला वर्षा ऋतु कितने दिनों तक रहती है, कहाँ पे, पश्चिमी जिला में। तो खासा ध्यान रखिएगा, वर्षा जो रहती है पश्चिमी जिलों में वह कितने दिन रहती है, तो इनका यहाँ पे स्टॉपेज होता है केवल 32 दिनों का। कितने दिनों का, 32 दिनों की जब बात की जाए तो 32 दिनों का यहाँ पे इनकी उपलब्धता देख मिलती है। हमारे यहाँ पे बरसात कैसे होती है, तो एक तो आपने पूर्वा के बारे में सुना हो, जो बंगाल की खाड़ी से आता है, खास करके जिसको दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में जानते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून की जब बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में इसको जाना जाता है। और एक दूसरी जो बरसात होती है सर्दियों में, वो किसके माध्यम से, तो ये पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से, पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से होती है, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में भी जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है कि जटायु संरक्षण केंद्र, ठीक है, क्या है, उत्तर प्रदेश के सदर में जटायु संरक्षण केंद्र, अगर इसकी बात की जाए तो ये संबंधित आपको देख मिलता है। वर्षा सिंह कह रही हैं कि
यूपीएसआई, तो यूपीएसआई से क्या लेना देना है? आपको पढ़ने लिखने से मतलब है कि बिना मतलब अनर्गल बातें करने से मतलब? आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपनी तैयारी को धार दीजिए, क्योंकि वही कहते हैं ना कि अब अपने लहजों में नरमी ज्यादा है। क्या है? अब अपने लहजों में नरमी ज्यादा है, नए वर्ष में नई जंग का इरादा है। तो आपकी तो संकल्पना होनी चाहिए उस नए पर्याय को रचने के लिए, उस नए जंग को जीतने के लिए। पीछे जो चीजें हो गई उन चीजों को तो वहीं भुला दीजिए, उससे आपका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे हम किसकी बात करें? उत्तर प्रदेश को आधारित करते हुए। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के संदर्भ में इसका नाम किससे जुड़ जाता है? सबसे पहली बात तो यही आती है। आज यूपी की जब बात की जाती है तो जटायु संरक्षण केंद्र। जटायु का मतलब होता है गिद्ध। गिद्ध को लेकर के आज हमारे प्रदेश के अलावा अगर हम देश की बात करें तो देश में आपने सुना होगा, देश का जो पहला स्थापित है वह आपके पिंजौर में पड़ता है। पिंजौर बेसिकली हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा पिंजौर की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपका देश का पहला होता है। लेकिन हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में कहां पर स्थित है? तो खासा ध्यान रखिएगा, आज यूपी के अंतर्गत जो आपका स्थापित है वो महाराजगंज जिले में पड़ता है। क्यों? क्योंकि महाराजगंज में एक लोकेशन है, फरिंदा नाम का जंगल पड़ता है। तो उसी फरिंदा नाम के जंगल की जब बात की जाए तो उसका नाम यहीं पर आपको देखने को मिलता है। क्लियर? आधारित करते हुए एक चीज और ध्यान रखिएगा, बेसिक आप भी जानते हैं हमारी यूपी के अंतर्गत चूंकि इसने प्रजनन केंद्र की बात की, संरक्षण केंद्र की बात की, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आज यूपी में जो संरक्षण केंद्र या प्रजनन केंद्र है, जैसे आपने सुना होगा किसके बारे में? डाल्फिन के बारे में। तो हमारे प्रदेश में एक डाल्फिन प्रजनन केंद्र आपका घोषित किया गया। ये कहाँ पे? तो ये आपके मेरठ में। अगर हम यहीं पे बात करें तो आपने सुना होगा भालू रेस्क्यू सेंटर हमारे यहाँ पे घोषित किया गया। और भालू रेस्क्यू सेंटर कहाँ पे? तो ये आपका घोषित किया गया है मथुरा में। तो मथुरा में एक प्रजनन केंद्र भी है। कौन सा? बकरी प्रजनन केंद्र की जब बात की जाए तो बकरी प्रजनन केंद्र जो है वह कहाँ पे है? वो आपके मथुरा में होता है। तो मम्मी के घड़ियालों ध्यान रखना, हमारे प्रदेश में क्या है? एक घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी है। क्योंकि घड़ियाल की संख्या दिन ब दिन गिर रही है, क्लास में आ जाते हैं ना पढ़ने के लिए, तो इसीलिए समाज में नहीं दिखते हैं ये क्लास। क्योंकि घड़ियाल खूंखार होता है, बड़े बड़े दांत होते हैं, जी जबान खाता रहता है। लेकिन ये आजकल के घड़ियाल क्या हो गए हैं? आधुनिक हो गए हैं, किताब कापी पढ़ते हैं, मोबाइल चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं। तो इस कारण से हमारे यहाँ पे सरकार चाहती है कि जो वास्तविक घड़ियाल नदियों में पाए जाते थे अब वह क्लास में चले गए हैं, तो इनकी संख्या बढ़ाई जाए। कैसे? तो इनके लिए एक प्रजनन केंद्र आपका स्थापित किया गया है, आपके कुकराइल में पड़ता है, कुकराइल लखनऊ के अंदर। वैसे ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, हमारे यहाँ पे बोर प्रजनन केंद्र को लेकर के, ये कहाँ पे स्थापित है? तो ये आपके यूपी के मथुरा में। ठीक है, मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा में इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो नाम को ही लेकर के आपने सुना होगा जटायु संरक्षण केंद्र, तो आपके महाराजगंज में देखने को प्रमुख रूप से मिल जाता है। ठीक है, वैसे महाराजगंज का जो किसी के लिए काफी फेमस है, ठीक है, महाराजगंज का जो किसी के लिए फेमस है तो वो किसके लिए फेमस है? तो सबसे पहली बात, नेपाल के साथ इसकी सीमा साझा होती है। और एक नदी के बारे में हमने बताया है, गंडक नदी के बारे में। किसके? गंडक नदी की जब बात की जाए तो गंडक नदी क्या होता है? एक क्रम होता है, और वह जो होता है वह किसके संदर्भ में? तो वह नेपाल से निकलती है। और नेपाल से निकलने के बाद अगर देखा जाए तो ये फिर आते आते आपके महाराजगंज, और महाराजगंज के बाद फिर आपके कुशीनगर में देखने को मिल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा गांव हर घर को आरओ जल देने वाला एक पहला गांव घोषित कर दिया गया है? क्या है? यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का नाम किससे संबंधित हो जाता है? यूपी के संदर्भ में इसका सही जवाब क्या होगा? किसको लेकर के? उत्तर प्रदेश को नाम लेकर के। संदीप यादव, जटायु। जटायु भी आपके बुद्ध को बोला जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपने नाम सुना होगा एक रामायण प्रसंग के बारे में, जहाँ पे जब माता सीता का अपहरण हो रहा था एक तरीके से रावण के द्वारा, तो वहीं पे आपने सुना होगा जटायु जो एक व्यक्ति थे, पक्षियों के राजा माने जाते थे, तो उन्होंने माता सीता को बचाया भी था। तो उस क्रम में नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, आरुषि ठाकुर जी। चलिए यहाँ पे हम किसकी बात करें? उत्तर प्रदेश को आधारित करते हैं। तो आज यूपी की जब बात की जाए तो पहला गांव भरतौल गांव, और इसकी जब बात की जाए तो ये किससे संबंधित है? तो भरतौल गांव आपके पड़ता है बरेली के अंदर। कहाँ? बरेली की जब बात की जाए तो बरेली का नाम
ध्यान रखिएगा, जहां पे ये गांव देख मिलता है और ये पूरा अपने यहाँ पे कह सकते हो कि ये आरओ प्लांट पूरी तरीके से स्थापित कर रखा है। वैसे गांव की जब बात करते हैं तो गांव में आपने सुना होगा बेलहथी के बारे में। बेलहथी सोनभद्र में पड़ता है, जो हमारे प्रदेश का पहला वन ग्राम क्या है, वन ग्राम है। तो बात आती है जल ग्राम की, तो ध्यान रखिएगा जल ग्राम को लेकर के ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे एक नया ग्राम है जल ग्राम। और इस जल ग्राम की जब बात की जाती है तो जल ग्राम क्या है, जल ग्राम की संकल्पना आपने सुना होगा जखनी के बारे में। हालांकि जल के माध्यम से एक नई बीमारी आई है, आज अभी क्लास हो जाएगी तो सोचेंगे ना होगा, या तो सुबह का टाइम जब होगा किसी तरीके से मैनेज करते हुए इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बीमारियों में हमारी थोड़ी इंटरेस्ट होती है। कौन सी बीमारी साइंस वगैरह से संबंधित होती है तो बड़ा मजा आता है उसको एक्सप्लेन करने में भी और खुद समझने में भी। तो संयोग से एक नई बीमारी आपने सुना होगा दक्षिण कोरिया में, ब्रेन ईटिंग अमीबा। एक ऐसा अमीबा जो आपके दिमाग को खा ले रहा है। तो कैसे कैसे उसका क्या कार्य है, कैसे काम करता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कहाँ पे रहता है, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लेकर। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो जलग्राम आपके जखनी से। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो जखनी के अलावा आपने सुना होगा खेड़ी बिरानपुर। ठीक है, खेड़ी बुरहानपुर की जब बात की जाए तो ये किससे संबंधित है, मुजफ्फरनगर में पहला खेल गांव हो जाता है। और खेल गांव के अलावा देखा जाए तो यहीं पर एक गांव और आपने सुना होगा किसके बारे में, यूपी के ही संदर्भ में। और यूपी के संदर्भ में एक गांव की संकल्पना जो कि आपको दिख मिलती है किसके रूप में, हंसुड़ी आसनपुर के रूप में। हंसुड़ी आसनपुर की जब बात की जाए तो ये किससे संबंधित है, तो हंसुड़ी आसनपुर जो है वह हमारे यहाँ पे संबंधित होता है पहला डिजिटल गांव के रूप में। किसके, देश का पहला डिजिटल गांव की जब बात की जाती है तो इसके रूप में इसका नाम देखने मिल जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारी यूपी की जब बात की जाती है तो यूपी के संदर्भ में मृदा की अध्ययन के दृष्टिकोण से कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, क्या करा है, मृदा के दृष्टिकोण से इसको कितने भागों में आपका डिवाइड किया गया है। और नाम के रूप में देखा जाए तो इसका नाम से यूपी के संदर्भ में यहाँ पे इसका क्रम देखने को मिलता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के रूप में इसका सही जवाब क्या होगा, तो आप भी जानते हैं माटी रे माटी तेरा रंग कितना। खासा ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी में कुल 8 प्रकार की अलग अलग मिट्टियां पाई जाती हैं। हमने कई बार बताया है कि हमारे यहाँ पे जो मृदा समूह होते हैं उनकी संख्या 8 होती है। तो कृषि जलवायु की जब बात की जाए तो कृषि जलवायु कितने होते हैं, खासा ध्यान रखिएगा, यूपी में कृषि जलवायु की संख्या 9 हो जाती है। और अगर यहीं पर बात की जाए कृषि पारिस्थितिकी को लेकर के तो ध्यान रखिएगा यूपी में जो कृषि पारिस्थितिकी है उनकी संख्या क्या होती है, उनकी संख्या 20 होती है। तो एक नंबर 15 था। तो 15 की जब बात की जाए तो देश के अंतर्गत जो कृषि जलवायु क्षेत्र होते हैं उनकी बात की जाती है। ठीक है, तो देश का जो कृषि जलवायु क्षेत्र होता है उनकी संख्या आपको 15 मिलती है। और हमारे यूपी में खास करके क्या होता है, हमारे यहाँ पे जलवायु की संख्या 9 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस एक जिले में अधिकतर कारी कारी माटी पाई जाती है। क्या होता है, हमारी यूपी के किस एक लोकेशन में अधिकतर मात्रा में कारी कारी माटी पाई जाती है। इसकी जब बात की जाए तो बांदा, ललितपुर, जालौन या फिर आपकी उपरोक्त सभी। कारी माटी की जब बात की जाए तो आपने सुना भी होगा कि जब कभी ज्वालामुखी वगैरह का विस्फोट होता है तो अंदर से निकलने वाली जो लावा होती है, राख, वही जब बाहर निकलती है और जमना चालू कर देती है तो उसी के टूट फूट से बनी हुई जो मिट्टी होती है वो आपको दिख मिलती है। इस कारी कारी मिट्टी की जब बात की जाए तो इसमें करिया करिया रंग दिखता है। बेसिक अगर देखा जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे रेंगुर मृदा भी नाम देते हैं। रेंगुर के अलावा देखा जाए तो इसको एक और नाम करेल मृदा भी देते हैं। और इसके अलावा चूंकि आप भी जानते हैं इसमें भरसक मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता है तो इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है। आधारित करते हुए अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, कारी कारी मिट्टी जो देखे मिलती है वो बुंदेलखंड का जो लोकेशन है, चूंकि पठारी क्षेत्र होता है। और पठारी के अलावा अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे एक विशेष लोकेशन है किसको आधारित करते हुए, महाराष्ट्र और गुजरात का, तो यहाँ पे इसके बहुत तक मिट्टी पाई जाती है। तो उसी से लगा हुआ आपका जो एक विशेष क्षेत्र है अगर उसकी बात की जाए तो उसके संदर्भ में क्या होगा, आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र जिसमें बांदा भी थोड़ा बहुत, साथ ही साथ जालौन भी, ललितपुर, झांसी, इन सब की जब बात की जाए तो इनका नाम देखने मिल जाता है। ठीक है, कह रहा है कि मृदा अपरदन की जब बात की जाए तो आज यूपी में मृदा अपरदन हमें कितने प्रकार के देख मिलते हैं। क्या कह रहा है, मृदा अपरदन की जब बात की जाए तो मृदा अपरदन हमारे यहाँ पे कितने प्रकार के हो जाते हैं।
और इस नाम की जब बात की जाए तो यह नाम किससे संबंधित होता है? तो यह नाम होता है 6, 2, 7 या फिर आपके 5। क्लियर? हमारे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के सदर में इसका नाम किससे हो जाए? ठीक है, यूपी के संदर्भ में अगर इसकी बात की जाए तो इसका क्रम देखने को मिलता है। और आज अगर जो इसकी बात की जाए तो ये किससे संबंधित है? तो मृदा अपर्दन, ध्यान रखिएगा। अपर्दन मतलब क्या होता है? वही माटी की पहली परत उड़ करके, ठीक है, मिट्टी की जो पहली परत होती है, क्योंकि मिट्टी में कई सारे परत पाए जाते हैं, लेकिन ये जो पहली वाली होती है यही उपजाऊ होती है। तो होता क्या है, किसी एक कारणवश ये मिट्टी की पहली परत उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, और जब यहाँ पहुंच जाती है तो जाहिर सी बात है ये मिट्टी जो होती है वह अनुपजाऊ हो जाती है। अब इस मिट्टी की जब बात की जाए तो इसमें परत कितने प्रकार के होते हैं? खासा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपके अपर्दन होते हैं, पहला अपर्दन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? पहला अपर्दन होता है आपके वायु के माध्यम से। अब वायु के माध्यम से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे एक अपर्दन होता है जिसको हम कहते हैं पश्चिमी शुष्क हवाओं के माध्यम से। पश्चिमी शुष्क हवा के माध्यम से। पश्चिमी शुष्क हवा मतलब जो थार का रेगिस्तान है वहां पे काफी गर्मी होती है, तो उससे उठने वाली गर्म गर्म हवा जब हमारे उत्तर देश में प्रवेश करती है, मथुरा आगरा जैसे, तो वहां पे क्या होता है, इसका ज्यादा प्रभाव देखने मिलता है। यहाँ के जिलों में धूल भरी आंधी चलती है क्योंकि ये हवा गर्म होती है और शुष्क होती है। फिर वायु के माध्यम से एक अपर्दन और होता है हमारे पूरे उत्तर देश में, कह सकते हो कि मध्य यूपी में, खास करके जिसको हम समतल परत अपर्दन के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हवा चलती है और हवा चलने की दशा में मिट्टी उड़ती चली जाती है। किसान इस बात को समझ नहीं पाता है, और इस क्रम में आप कह सकते हो कि ये हमारे यूपी में देख मिलता है, और चूंकि किसान इसको समझ नहीं पाता और उसको काफी नुकसान होता है, तो इसको हम किसान की मौत की भी संज्ञा दे देते हैं। तो पहला प्रकार वायु से होता है। दूसरे की जब बात की जाए तो दूसरा किससे होता है? दूसरा जल की बात की जाती है। जल में सबसे प्रमुख होता है आपकी बाढ़ के माध्यम से। बाढ़ में क्या होता है, पूर्वांचल में आपने देखा भी होगा कई सारी नदियों के जल बहाव क्षेत्र बढ़ जाते हैं, तो मिट्टी की पहली परत क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह चल जाती है। देखा जाए तो दूसरी संकल्पना बाढ़ के अलावा आपने सुना होगा अवनालिका अपर्दन के रूप में। और अवनालिका अपर्दन की जब बात की जाए तो ये किस संदर्भ में, आपका जो चंबल नदी है आपके इटावा लोकेशन में, वहां पे इसका बड़ा स्वरूप देख मिलता है। और आपने देखा भी होगा कि पानी जब बहता है तो बढ़न बढ़न गड्ढा बन जाता है, खड्ड बन जाता है, जिससे यहाँ पे खेती वगैरह करना काफी दुरूह हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे अपर्दन का जो मुख्य स्वरूप है वह दो माध्यम से देख मिलता है। क्योंकि इसने बोला है कि अपर्दन के स्वरूप के प्रकार, तो यहाँ पे दो प्रकार, वायु के माध्यम से और आपके जल के माध्यम से प्रमुखता से। जहाँ पे एक तो होता है कि पश्चिमी शुष्क हवाएं, दूसरा होता है मध्य क्षेत्र में आपकी गर्म हवाएं। फिर बात आती है जल में बाढ़ का, और बाढ़ के अलावा तीसरा होता है आपके यहाँ पे किसका, चंबल का। हालांकि बाढ़ ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में अगर जो कोई प्रभावित करता है तो सर्वाधिक प्रभावित करने वाला आपका बाढ़ होता है, क्योंकि ये पूर्वांचल में हर साल आता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में तंबाकू उत्पादन का जिला कौन सा है? एक बीरा बना ही लेते हैं। ठीक है, अब बड़ा भुलाए गया है आज, खाए के आवे रहा तो ताकत मिल जाता है। लाओ चाहे चल, एनर्जी आ जाती है, थोड़ा सा मन फीका हो जाता है। तंबाकू उत्पादन खासा अगर देखा जाए तो इसके संदर्भ में इसका नाम किससे जुड़ जाता है? आज यूपी की जब बात की जाए तो तंबाकू के लिए यह नाम प्रमुख रूप से, सबसे पहली बात तो यही आती है तंबाकू। आज तंबाकू की जब बात की जाए तो तंबाकू के लिए कौन सा लोकेशन फेमस है? नाम के रूप में देखा जाए तो आप भी जानते हैं गोंडा, फरुखाबाद, कासगंज, ये सारे नाम इससे चर्चा में रहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आज तंबाकू की जब बात की जाए तो तंबाकू उत्पादन में ये सारे जिले काफी मशहूर होते हैं। और इसी क्रम में ध्यान रखिएगा, तंबाकू के नाम में हमने एक बार चीज आपको बताया था क्यूरिंग के बारे में। किसके? क्यूरिंग की जब बात की जाए तो क्यूरिंग एक जो प्रोसेस होता है वह इसी से संबंधित है। क्योंकि क्यूरिंग की जब बात की जाए, होता क्या है, मानव कोई चीज अगर जो धूप में सुखाता है तो वही बात होती है कि धूप में ना निकलो परियों की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। तो अगर हम पत्ते को भी धूप में सुखाएंगे तो वो जल्दी से सूख जाएगा। तो सूखने की दशा में उसकी जो कह सकते हो कि बनावट होगी वो चटाचट टूटती चली जाएगी। आपने देखा भी होगा कोई पत्ता अगर जो धूप में सूखता है तो उस दशा में उसके सारे जो वाटर पार्ट होते हैं वो उड़ जाने के कारण वो पत्ता काफी टाइट हो जाता है। दूसरी संकल्पना, अगर इसी पत्ते को हम छाव में कहीं सुखाएं तो फिर क्या होगा, ऐसा सर्दी के तरीके से पड़े हैं, कहीं फफूंद लग गया है
तो उसी तरीके से अब दोनों चीजें होती हैं, एक कि धूप में ना सुखाओ, एक जो आपकी ठंडी में ना सुखाओ। तो फिर सुखाएं तो कैसे सुखाएं, क्योंकि बिना सुखाए तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर बोलता है व्यक्ति कि सुखाओ लेकिन छाए में सुखाओ और अपने देखभाल में सुखाओ, ताकि इसके ऊपर फफूंद वगैरह ना लगे। तो सर्दी में भी हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा तो धुलते हैं ना, अब ऐसा थोड़ी ना कि नहीं धुलते हैं, धुलते हैं, लेकिन उसकी बार बार देखभाल करते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दी में कपड़ा बेकार ना हो जाए और जितनी उसकी अंदर की एक तरीके से वाटर की जो कह सकते हो कि कण होते हैं वो पूरी तरीके से उड़ जाए। तो इसी प्रोसेस को हम अपने यहाँ पे क्यूरिंग का नाम देते हैं। ठीक है, समय के साथ उसको सुखाने की बात की जाती है। ठीक है, आधारित करते हुए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के देश में कुल आंवला उत्पादन का लगभग लगभग कितना % आपका उत्पादित किया जाता है आंवला को लेकर के। आंवला की जब बात की जाए तो 50, 40, 60 या फिर आपके 87। ठीक है, आज देश के संदर्भ में आपने सुना भी होगा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उत्पादित करने की जब बात की जाए तो सबसे पहली बात आपका प्रतापगढ़ जिला। क्या? प्रतापगढ़ जिले की जब बात की जाए तो प्रतापगढ़ जिला यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और प्रतापगढ़ की जब बात की जाए तो प्रतापगढ़ में इसका नाम प्रमुख रूप से जुड़ता है। नाम के ही स्वरूप में देखा जाए तो प्रतापगढ़ में आपने सुना भी होगा, उत्तर प्रदेश को आधारित करते हुए अब आज यूपी में कितना आपका उगाया जाता है, तो देश का सबसे ज्यादा यहाँ पे उगाया जाता है, आधे से ज्यादा। और आधे से ज्यादा की जब बात की जाए तो आप कह सकते हो इनडायरेक्टली 60% से ज्यादा आंवला आपके उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में उगाया जाता है। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा, यूपी की जब बात की जाए तो हमने पीछे दूध उत्पादन के बारे में चर्चा किया था और आंकड़े को साझा किया था कि 16% की जब बात की जाए तो 16% आपका उत्पादन जो है वो देश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। ठीक है, और इस कंडीशन में यूपी पहला स्थान रखता है। लेकिन विश्व लेवल की जब बात की जाए तो 23% उत्पादन की दर से हमारा जो भारत है अर्थात इंडिया है वह विश्व में पहला स्थान रखता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में उत्पादित कान की प्रमुख प्रजाति है कान। कान के बारे में आपने सुना होगा, बेसिकली को देखा जाए तो इसको हम जमीकंद वगैरह के स्वरूप में शायद समझते हैं, सूरन बोला जाता है। ठीक है, सूरन बोला जाता है। वैसे तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपके पुराने जो मम्मी पापा हैं या दादी दादा हैं वो लोग इसको पहचानते होंगे अच्छी तरीके से। एक विशेष प्रजाति की अगर बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पे उगाया तो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे को देखा जाए तो हमारे यहाँ पे दिवाली पे अक्सर आपने इसको देखा होगा, क्योंकि दिवाली के समय पर हमारे यहाँ पे क्या होता है, इसकी पकौड़ी बनती है। और इसके अलावा देखा जाए तो इसका जो भरता वगैरह होता है वो भी बनाया जाता है, काफी अच्छा लगता है। हालांकि दो क्वालिटी होती है, जो जंगली सूरन खा लेंगे तो आपके गले में क्या होती है, खराश हो जाती है, आपका गला काटने लगता है। तो इसी कारण से जब इसको बनाया जाता है तो उसमें वो क्या करते हैं, खटाई वगैरह का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, आमकली वगैरह का, जिससे ये समस्या आपके बीच में ना हो। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये किस्मों के अंतर्गत इसका संदर्भ क्या होगा, तो हमारे यहाँ पे इनकी जब बात की जाए तो इसका नाम क्या होगा, बनारसी कपूरी सूफिया। ये अलग अलग इसकी किस्म हो जाते हैं, क्योंकि अगर जो जंगली सूरन खाएंगे तो फिर क्या करेगा, वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। क्लियर? उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में पशुपालन की जब बात की जाए तो आज पशुपालन की दशा में 2019-20 में कितने % की क्या बोला गया है, यहाँ पे वृद्धि। बिल्कुल आपने सही कहा, ओल भी कहते हैं। ठीक है, ओल बेस को नाम दिया जाता है लोकल में। ठीक है, आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के संदर्भ में इसका नाम देखने मिल जाता है। क्लियर? नाम को लेकर के इसका सही जवाब क्या? ठीक है, नाम को लेकर के किसकी बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश को आधारित। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में सकल राज्य वर्धन मूल्य वर्धन में हम पशुपालन की जब बात की जाए, सबसे पहली बात अगर बात की जाती है पशुपालन, तो आप भी जानते हैं पशुपालन को अलग से हमारे यहाँ पे एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया सन 1944 में। और एक चीज और ध्यान कीजिएगा, चूंकि पशुओं से संबंधित एक नाम देखने मिलता है, आपने सुना होगा पशु गणना के बारे में। तो पशु गणना जैसे हमारे मनइयों की गणना की जाती है, तो उसी तरीके से जानवरों की भी गणना करी जाती है। भाई इधर आ, इधर आ, 1 नंबर, 3 नंबर गाय इधर, 5 नंबर बछड़ा इधर आ। तो इस तरीके से इन सबकी भी काउंटिंग करी जाती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो पशु गणना पहली बार 1919-20 में करी गई थी। और आप भी जानते हैं ये 5 साल के अंतराल पे करी जाती है, और 5 साल के अंतराल पे होने की दशा में आज आप समझ सकते हो कि 20वीं गणना हुई है, जो संयोग से 2019-20।
कब हुई? 2019-20 की जब बात की जाए तो उस टाइम पे इसका नाम देखने मिल जाता है। आधारित करते हुए सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो ये जो 20वीं पशु गणना आई है उसमें आप भी जानते हैं 535 मिलियन आपके पूरे भारत में जानवरों की संख्या हो जाती है, जिसमें आप भी जानते हैं आज पशुओं की संख्या सबसे ज्यादा आपके यूपी में होता है। यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में सर्वाधिक आपके पशुओं की संख्या है। हाँ, वृद्धि की जब बात की जाए तो वृद्धि में आपने सुना भी होगा हमारे यूपी के अलावा पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल की जब बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक आपको वृद्धि देखने मिलती है। हाँ, यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में क्या हुआ? तो यूपी में जानवरों की संख्या में कह सकते हो कि कमी हुई। आधारित करते हुए इसका सही जवाब क्या होगा? खासा ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे आज यूपी में सबसे ज्यादा संख्या होती है और इस संख्या के आधार पे आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में कितने परसेंट पशुपालन की वृद्धि आपको देखने मिलती है? तो खासा ध्यान रखिएगा, 6.7%। कितने? 6.7% की जब बात की जाए तो ये वृद्धि आपको देखने मिलती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सकल मूल्यवर्धन में पशुधन का योगदान, पशुधन का योगदान कितना है? अच्छा, ये योगदान पूछा था, यहाँ पे वृद्धि की बात की गई थी, तो वृद्धि ध्यान रखिएगा चूंकि हमारे यहाँ पे गिरावट हो गई थी। ठीक है। वैसे अगर जो हम पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश में करीब करीब 13% की दर से आपका पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे था, लेकिन यहाँ पे चूंकि गिरावट थी तो हमारे प्रदेश का बहुत ज्यादा विकास ना था, 3.7% था। यहाँ पे अगर हम सकल मूल्यवर्धन में पशुधन की बात करें तो इसका जो योगदान था वो कितना था? तो वह आपका 6.7। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आज हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा पशु हैं जिसकी संख्या 6.7% होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि आज यूपी के संदर्भ में अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र में, तो प्राथमिक क्षेत्र में अगर 23% का योगदान आपके पशुधन का है तो पशुधन का हिस्सा कितने परसेंट देखने को मिलता है सकल घरेलू उत्पाद में? अब चूंकि इसने एक इंडिविजुअल की बात की और उस इंडिविजुअल की जब बात की जाए तो आप कह सकते हो 100% की हिस्सेदारी। तो अगर हम 100% की हिस्सेदारी प्राथमिक को माने, किसको माने? प्राथमिक को माने, तो उस प्राथमिक की दशा में अब इसका कितना वैल्यू हो जाएगा? ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसने क्वेश्चन में भी जवाब दे दिया था। क्यों? क्योंकि इसने बोला प्राथमिक सेक्टर में 23% का योगदान। ठीक है, 23% का योगदान है। तो बेसिक सी बात अगर जो यहाँ पे देखा जाए तो 23% के योगदान के साथ इसका नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चारा अनुसंधान संस्थान क्या है? उत्तर प्रदेश में चारा अनुसंधान संस्थान आज कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? क्या है? चारा अनुसंधान संस्थान की जब बात की जाए तो यह यूपी में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। चारा अनुसंधान संस्थान नाम के रूप में देखा जाए तो नाम को लेकर के इसका सही जवाब क्या होगा? चारा अनुसंधान संस्थान। चारा अनुसंधान संस्थान की जब बात की जाए तो बेसिक ध्यान रखिएगा लखनऊ, झांसी, बरेली या फिर आपके प्रयागराज में। तो आप भी जानते हैं हमारे यूपी में जो चारा अनुसंधान संस्थान है वो आपके झांसी में पड़ता है। और झांसी के अंदर जैसे आपने सुना होगा पहली संकल्पना सस्य वानिकी शोध संस्थान। क्या है? सस्य वानिकी शोध संस्थान। और यहीं पर अगर देखा जाए तो आपका चारा और चारागाह शोध संस्थान, ये दोनों संस्थान जो होते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख ध्रुपद संगीत की जब बात की जाए तो ध्रुपद संगीत किस एक भाषा में गाई जाती है? मतलब ध्रुपद संगीत की जब बात की जाए तो ये किससे आपको देखने को मिल जाता है? अवधी, खड़ी, ब्रजभाषा या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या है? आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के संदर्भ में इसका नाम किससे जुड़ जाता है? कि ये जो ध्रुपद होता है, ध्रुपद की जब बात की जाए तो श्रृंखला के रूप में इसको किस एक भाषा में देखने को मिल जाता है? और ध्रुपद की जब बात की जाए तो ध्रुपद के बारे में आपने सुना भी होगा, ये आमिर खुसरो के द्वारा डेवलप किया गया, क्योंकि इनका संबंध पश्चिमी यूपी से है और पश्चिमी यूपी के संदर्भ में देखा जाए तो इसका संबंध किससे होगा? तो जाहिर सी बात है आपके ब्रज भाषा से। मूल इसका जो विकास है वो आपके ब्रज भाषा से देखने को मिलता है। ठीक है। ध्रुपद संगीत की जब बात की जाए इसके रूप में ध्रुपद संगीत की जब बात की जाए तो आपकी ब्रज भाषा से संबंधित होती है। कह रहा है कि बिरहा के प्रथम गायक बिहारी यादव की जब बात की जाए तो ये यूपी के किस जिले से संबंधित है? बिरहा के पहले गायक अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध आपको देखने को मिलता है। ठीक है। बिरहा के पहले गायक। ठीक है। ब्रज भाषा ना होगा, क्यों? क्योंकि खड़ी बोली का नाम जो जाएगा। भाई आमिर खुसरो जो थे वो खड़ी बोली के जनक भी थे, तो खड़ी बोली के जनक के रूप में इनका नाम इससे जुड़ जाता है, क्योंकि हमारे यूपी में पूरे यूपी में खड़ी बोली का अनवरत विस्तार है, चाहे वो अवधि क्षेत्र हो, चाहे ब्रजमंडल हो, चाहे पश्चिमी यूपी। ठीक है। तो इसका सी वाला जवाब होगा
खास करके खड़ी बोली के रूप में। क्लियर? कभी कभी आप भी होश में रहा करिए, नहीं तो हम निपटा दिया करेंगे। ठीक है। कह रहा है कि गायक बिहारी यादव ये उत्तर प्रदेश से हैं और इनकी संकल्पना किस एक भाषा से जुड़ी। ठीक है। नाम के रूप में तो आप भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आज अगर बात की जाए बिहारी यादव, तो ये बिहारी पूर्वी यूपी से हैं और पूर्वी यूपी का नाम गाजीपुर से संबंधित है। किसका? गाजीपुर की जब बात की जाए तो गाजीपुर से इनका संबंध हो जाता है। लखनऊ, कानपुर, बरेली इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आज अगर देखा जाए तो बिरहा के सबसे प्रमुख गायक वो जो दिनेश लाल यादव है उनके बड़े भाई होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात की जा रही है किसको लेकर के? रागनी और ढोला की जब बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश की किस लोकेशन में आपको देख मिलते हैं? रागनी के बारे में तो आप लोग भी जानते होंगे। वो एक तो लइकनी है हरियाणा की जो काफी प्रसिद्ध है। का नाम है? सपना चौधरी। और तेरे आंखों का ये काजल, धुनुक 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 धुनुक। अगर उसकी बात की जाए तो उसके गाने को तो लगभग सभी देखे होंगे, तो बताने की जरूरत नहीं है कि वो बेचारी हरियाणा से है। अरे हमने देखा है रागनी का इतना प्रचलन है कि जो तिराहमी नहीं होती है, किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, तो हरियाणा और पश्चिम क्षेत्र में खास करके जब किसी पिता की डेथ हो गई या दादा की बरसी है या कुछ ऐसा है, तो उस समय पे भी रागनी करवाते हैं बड़े खुश मिजाज होकर के। हमारे यहाँ पे तो नहीं होता फिलहाल, क्योंकि जाहिर सी बात है व्यक्ति मर गया है तो एक शोक है और शोक सभा में ऐसी कोई संकल्पना नहीं। लेकिन यहाँ पश्चिमी यूपी हरियाणा वगैरह में खास करके जब बच्चे का जन्म होता है तब तो होता ही होगा, कोई शुभ काम है तब तो होता ही होता है, लेकिन डेथ होने की दशा में भी जो बरसी होती है, तिरही होती है, उसमें भी हमने देखा है कि ऐसे कलाकार आते हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद 100 रुपया फुर 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 ऐसे उड़ाते हैं, मजा आता है। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका किस संदर्भ में नाम देखने मिलता है तो आप भी जानते हैं। पश्चिमी यूपी की जब बात की जाए तो ये अपनी पश्चिमी यूपी से संबंधित हो। ठीक है। पश्चिमी यूपी की जब बात की जाए तो पश्चिमी यूपी से इसका नाम देख मिलता है। ढोला के बारे में तो आपने भी सुना होगा। वो गायिकाएं होती हैं जो किसी पुराने प्रसंग को उठा करके ओ तो सुनो भाइयों, और उसके बाद क्या करते हैं, पूरे गायन का एक तरीके से कह सकते हो अपनी जो कथाएं होती हैं उनको अपने गायन के माध्यम से प्रदर्शित करती हैं। ठीक है। तो इनका भी संबंध आपकी पश्चिमी यूपी से होता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आज अगर देखा जाए तो आल्हा गीत गाया जाता है। अगर देखा जाए तो इसका नाम किससे संबंधित? नाम के रूप में भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा या फिर आपके उपरोक्त सभी आधारित करते हुए इसका जवाब क्या करना है, सीधी सी बात आपको कमेंट करके। ठीक है। हमारे संकल्पना को आधारित करते हुए कि बुंदेलखंड का जो एक प्रसिद्ध लोकेशन है, अगर इसकी बात की जाए तो वहां पे कौन सा गीत है, तो उससे किस भाषा में गाया जाता है, इसका कमेंट करके बताइएगा। आज के क्रम को हम यही समाप्त करते हैं। क्रांति बैच जरूर देखिएगा और यूपी जी के तो विशेष देखिएगा, क्योंकि 199 रुपए में हमें नहीं लगता कि इससे कम में भी कुछ आपके लिए हो सकता है। ठीक है। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 199 रुपए, मतलब इससे भी कम कुछ आपको नहीं हो सकता है, तो इस चीज को आप देख सकते हैं। ठीक है। बाकी आज की संकल्पना को ही समाप्त करते हैं। कल के लिए पुनः मुलाकात होगी, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर।